जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। आपने एमएम एकेडमी ऐप को अपडेट किया या नहीं? काफी इंटरेस्टिंग फीचर्स आए हैं। एक फीचर जो मैं बताना भूल गया था वो था पेमेंट से रिलेटेड टाइम का। मतलब क्या था कि पहले 12 बजे से क्लॉक चलती थी जो सब्सक्रिप्शन है उसकी। तो इसीलिए अगर कोई रात को 8 बजे या रात को 10 बजे सब्सक्रिप्शन ले रहा है तो उसे लॉस होता था, क्योंकि उसे सिर्फ कुछ ही घंटे मिलते थे, क्योंकि 12 बजे के बाद उसका जो दिन है वो कम हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब यहाँ पर हमने 24 आवर्स की जो क्लॉक है वो शुरू कर दिया। अब यहाँ पर डेट के हिसाब से नहीं चल रही है, टाइमिंग के हिसाब से नहीं। अब आपने जब से सब्सक्रिप्शन लिया है तब से 24 आवर्स कैलकुलेट करेगा एक दिन करने के लिए। मतलब कि आप थ्रू आउट अगर आप दिन भर में कभी भी लेते हो तो आप यहाँ पर डिसएडवांटेज में नहीं रहोगे। मतलब क्या है कि अगर आपने रात को 10 बजे भी लिया तो आपका सब्सक्रिप्शन खत्म जो है वो रात को 10 बजे होगा, ना कि 12 बजे। ठीक है, पहले दिन के 12 बजे नहीं होगा बल्कि रात को 10 बजे ही कंप्लीट होगा। मतलब जब आपके पूरे कंप्लीट 30 डेज कंप्लीट होंगे तभी आपका सब्सक्रिप्शन जो है वो खत्म होगा। तो ये चीज यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग लाई गई है। उसी के साथ साथ आपको डिस्काउंट भी काफी ज्यादा मिल रहा है। मतलब जितना आप बड़ा सब्सक्रिप्शन लोगे, अगर आप यहाँ पर 1 साल का लेते हो तो काफी हेवी डिस्काउंट है, 60% के आसपास। अगर आप 2 साल का लेते हो तो 70% के आसपास डिस्काउंट आपको मिल रहा है। तो काफी हेवी डिस्काउंट है, काफी कम प्राइजेस में आपको हाई क्वालिटी मिल रही है। क्वालिटी के बारे में तो आपको पता ही है कितनी जबरदस्त क्वालिटी आ रही है। डेमो लेक्चर जो है यूट्यूब पर अवेलेबल है। जल्द से जल्द कीजिए, क्योंकि इसमें यूआई चेंज किया गया है, स्पीड ऑप्शन भी लाया गया है जिससे कि अब आप स्पीड भी एडजस्ट कर सकते हो वीडियोस की। पेमेंट गेटवे भी चेंज किया गया है जिससे कि स्मूथ जो आपको पेमेंट है वो करने को मिले। उसी के साथ ईएमआई ऑप्शन जो है वो भी अवेलेबल है। जल्द से जल्द सब्सक्रिप्शन लीजिए, प्राइजेस इंक्रीज होने से पहले या फिर जो डिस्काउंट है वो चला जाए उससे पहले सब्सक्रिप्शन आप जरूर लीजिए। चलिए, हम 31 जुलाई का जो एनालिसिस है वो देखने वाले हैं। तो आप मुझे फेसबुक इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। उसी के साथ साथ फेसबुक पर मयूर मोगरे नाम का पेज भी है, वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो, जिससे कि जो वीडियो अपडेट्स है वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे। और उसी के साथ जो लिंक्स है वहाँ पर भी मैं शेयर कर दूंगा, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, तो फॉलो ज़रूर कीजिए, सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब यहाँ पर हम आते हैं मैप बेस्ड एक्सरसाइज पर। तो आपको प्लेस जो है ये बताना है, ये प्लेस बताना है जहाँ पर 11th G20 समिट जो है वो हेल्ड की गई थी। तो आपको करना क्या है, वीडियो को पॉज करना है, इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन लिखना है और फिर वीडियो को रिज्यूम करना है। अब यहाँ पर हम एडिटोरियल पेज आइडियाज पेज पर आते हैं। अब देखिए, शुरू करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि ज़्यादातर हमें जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 उसके बारे में आर्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं। भले ही वो एडिटोरियल पेज हो, भले ही वो एक्सप्लेन सेक्शन हो, तो हमें यहाँ पर एजुकेशन पॉलिसी के बारे में काफ़ी सारे आर्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं। कल मैंने जो फीचर्स है उसके वो कवर किए हैं। अब मैं करने ये वाला हूँ कि काफ़ी पिछले साल से ये न्यूज़ में चल रही है ना, तो पहले से लेकर अब तक जो भी चीज़ें हुई है वो सब मैं कल आपके सामने लाने वाला हूँ। मतलब कि कल का जो लेक्चर रहेगा वो काफ़ी बड़ा हो सकता है, क्योंकि लगभग 25 से 30 पीपीटी जो है, स्लाइड जो है, वो सिर्फ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है उसी की बनने वाली है। और इसीलिए कल काफ़ी कॉम्प्रहेंसिव तरीके से, काफ़ी डिटेल में हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को डिस्कस करेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। जिससे कि क्या है कि हमें एजुकेशन, देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमें देखना है, हमें ये भी देखना है एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। हमें यहाँ पर क्या है कि बहुत सारी जगहों पर आप ये सुनते हो कि नहीं, ये एग्जाम ओरिएंटेड जो है बस वही पढ़ लो, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो। टाइम वेस्ट कभी नहीं होता है। नॉलेज जब आप गेन कर रहे हो कभी आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है, हमेशा वो टाइम इन्वेस्ट हो रहा है। आज आपको काम नहीं आ रहा है, एग्जाम के लिए काम नहीं आ रहा है, लेकिन पढ़ क्यों रहे हो? एग्जाम क्लियर क्यों करनी है आपको? बस वहां खत्म हो गई क्या जिंदगी? आपको एग्जाम क्लियर करनी है जिससे कि आप एडमिनिस्ट्रेटर बन सको। और एडमिनिस्ट्रेटर बनने के लिए आपको ये सारी जो चीजें हैं पता रहना जरूरी है। तब जाकर अगर किसी भी डिपार्टमेंट में आपको डाला जाए तो आप अच्छी तरीके से सर्व कर पाओगे। इसीलिए जो बकवास बातें होती है कि यहाँ पर ये मत पढ़ो, इतना ही पढ़ना चाहिए, है ना, तो ये सारी बकवास बातें हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ों के लिए अब हमें टाइम देना है वहाँ देना ही पड़ेगा। यहाँ पर जब हम देखते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, तो उसके रिगार्डिंग काफ़ी डिटेल मतलब आप समझ लीजिए वो कि वो एक अलग अलग सा एक मतलब आप समझ लीजिए पूरा आपको डाटा मिल जाएगा वहाँ पर, जो भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, इंक्लूडिंग जो अलग अलग उस पर डिबेट्स हुई है, इंक्लूडिंग उसका एनालिसिस भी। तो इसीलिए जो भी एजुकेशन से रिलेटेड आर्टिकल्स है वो आज हम नहीं देखेंगे, क्योंकि कल हम वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक आर्टिकल जो है देखने को मिलेगा, शॉर्ट में नॉट बी स्वीट। अब बेसिकली ये जो आर्टिकल है आरबीआई के बारे में बात कर रहा है। जो सीईओ है उनका जो टेन्योर है वो कैप किया गया, फिक्स किया गया है, मतलब करने की बात हो रही है, तो उसके रिगार्डिंग ये आर्टिकल जो है वो बात कर रहा है। ठीक है, एक्सप्लेन सेक्शन अगर हम देखते हैं तो फिर से एजुकेशन पॉलिसी जो है, जैसा मैंने आपको कहा, कल कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखिए, ये वाला जो आर्टिकल है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर अबेटमेंट जो है ऑफ सुसाइड
उसके बारे में बात की जा रही है, मतलब किसी को उकसाना है सुसाइड करने के लिए, तो उसके पीछे कौन कौन से आपको पनिशमेंट जो है वो मिल सकती है, उसके बारे में आर्टिकल बात कर रहा है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अच्छी तरीके जानने की कोशिश करेंगे। सुशांत सिंह जो है तो रिया चक्रवर्ती, काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी चल रही है। अब यहाँ पर आप देखिए कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव क्या होता है, तो ये आर्टिकल में बात की जा रही है। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो है इसके बारे में हम अच्छी तरीके से समझेंगे इस न्यूज़ आर्टिकल के थ्रू। उसी के साथ यहाँ पर इंडिया का प्राइवेट सेक्टर जो है की रोल प्ले कर सकता है वैक्सीन के मैन्युफैक्चर में, तो इसमें भी हम काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो जानने की कोशिश करेंगे। उसी के साथ ये वाला जो है, ये वाला भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्मोक टावर हमें देखने को मिल रहा है, तो स्मोक टावर क्या होता है, इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। काफ़ी इंटरेस्टिंग और हेल्दी इंफॉर्मेशन होने वाली है। चलिए पहला यहाँ पर हम आते हैं स्मोक टावर के बारे में दिल्ली में। ठीक है, ये पहले भी न्यूज़ में था तो आपने इसके बारे में सुना ही होगा। तो यहाँ पर सेंटर जो है थर्सडे को इन्फॉर्म किया है सुप्रीम कोर्ट दैट आईआईटी बॉम्बे जो है वो यहाँ पर एक एमओयू साइन कर रहा है विद सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। जो भी न्यूज़ आर्टिकल्स आती है, जो भी न्यूज़ आर्टिकल्स आती है जिसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, वहां पर जो इस तरीके की बॉडीज आती है, जो इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन आती है, वो हमारे एग्जाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट होती है। तो यहाँ पर जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में बोला जा रहा है, तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के बारे में भी डिटेल में हम जानने की कोशिश करेंगे एंड में, ये जो आर्टिकल है इसके एंड में, जिससे कि तभी तो वीडियो का फायदा है ना। न्यूज आर्टिकल आप पढ़ रहे हो उसमें आ रहा है कि सेंट्रल पोल्यूशन, अच्छा आपने देख लिया, अच्छा ओके ये एमओयू जो है साइन किया जा रहा है। एग्जाम में आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि एमओयू कौन कौन से इसके बीच में हुआ है। ठीक है, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी के एग्जाम में कभी कभार पूछा जाता है कि एमओयू कौन कौन से इसके बीच में हुआ है, आईआईटी बॉम्बे और सीपीसीबी के बीच में हुआ है। लेकिन अगर हम यूपीएससी देखते हैं या फिर स्टेट पीएससी देखते हैं तो उसमें मोस्टली आपको इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये न्यूज में चल रहा है। और उसी के साथ यहाँ पर स्मोक टावर जो है वो सेटअप किया जाने वाला है दिल्ली में। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है, स्मोक टावर जो है वो क्या है, तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जो न्यूज में हमें देखने को नहीं मिल रही है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अगर हम देखें, स्मोक टावर जो है ये स्ट्रक्चर्स होते हैं जो डिजाइन किए जाते हैं लार्ज स्केल एयर प्यूरिफायर्स के तौर पर, मतलब चाइना में हमें देखने को मिला है। और उसी के थ्रू हमें यहाँ पर भी देखने को मिला है, दिल्ली जो है वहाँ पर काफी ज्यादा पोल्यूशन होता है और इतना पोल्यूशन होने की वजह से जो लोग हैं उनकी जिंदगी यहाँ पर खतरे में आ रही है। अब देखिए आर्टिकल 21 जो है हमारा, लिंक कैसे करना है, मैं वो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि लिंक कैसे करना है। हमें नॉर्मल नहीं होता है कि हाँ चलो चलो हो गया, ऐसा नहीं। लिंक करना पड़ेगा हर चीज को, तब जाकर हमारा कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ाई हो सकती है। अगर हम एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से लिंक कर सक रहे हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच से अगर पढ़ रहे हैं, तो फिर वो हमारी सही पढ़ाई होगी। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं पोल्यूशन की, पोल्यूशन कम होना चाहिए, क्या है हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। क्योंकि देखिए आर्टिकल 21 जो है मैंने डिस्कस किया हुआ है एमएम एकेडमी ऐप पर, जो पॉलिटिकल लेक्चर्स है। आर्टिकल 21 जो है बेसिकली क्या कहता है, हर इंसान को एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का अधिकार है। डिग्निफाइड लाइफ में उसको खाने के लिए खाना जो है वो मिलना चाहिए, रहने के लिए मकान मिलना चाहिए और ओढ़ने के लिए कपड़ा जो है वो मिलना चाहिए। अब यहाँ पर डिग्निफाइड लाइफ जो है वो मतलब क्या होता है कि जो भी चीज उसके स्वास्थ्य को खराब कर रही है, ठीक है, उसे मरने की तरफ छोड़ रही है, वो यहाँ पर हानिकारक रहेगा, वो यहाँ पर गलत रहेगा। तो अब पोल्यूशन जो है उसकी वजह से इंसान की जिंदगी जो है वो खतरे पर आ रही है, वो दाव पर लग रही है। तो ऐसे सिनारियों में आर्टिकल 21 जो है, क्या इसका वॉयलेशन होता है, मैंने उसमें डिस्कस की हुई है सारी चीजें, तो याद कीजिए ये क्या होता है। ठीक है, उसी के साथ यूथेनेशिया जो है उसके बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, देखिए कैसे लिंक लगती है अलग अलग टॉपिक्स पर, कैसे एक टॉपिक से आपके दिमाग में कितने सारे टॉपिक्स निकलते हैं और रिवीजन भी हो जाता है आपका, और उससे लिंक करके आपको याद भी रहता है फिर। तो यूथेनेशिया जैसे मैंने आपको बताया था। हाँ, अब यूथेनेशिया की जब हम बात होती है, दो तरीके की यूथेनेशिया देखने को मिलता है। एक होता है एक्टिव यूथेनेशिया, एक होता है पैसिव यूथेनेशिया। ठीक है, अब एक्टिव यूथेनेशिया पैसिव यूथेनेशिया में क्या डिफरेंस है, उसी के साथ हमारे देश में कौन सा यूथेनेशिया जो है वो अप्रूव किया गया है कि ठीक है ये यूथेनेशिया हो सकता है, और उसी के साथ साथ आर्टिकल 21 का क्या ये वॉयलेशन है यूथेनेशिया। ये सारी चीजें मैंने उस लेक्चर में डिस्कस की है जिसे मैंने आर्टिकल 21 कवर किया था एमएम एकेडमी ऐप पर। ठीक है, यूट्यूब पर इतनी मैं डिटेल में गया नहीं, यूट्यूब पर ऊपरी ऊपरी तौर पर मैंने किया है पॉलिटिकल लेक्चर्स, लेकिन उसमें हम काफी डीप गए हैं, जिससे कि हमारा क्या होगा, पूरा जो माइंड है वो खुल जाएगा, है ना। तो याद आ रहा है आपको, क्या आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो एक्टिव यूथेनेशिया मतलब क्या, पैसिव मतलब क्या, हमारे यहाँ पर कौन सा है, और ये जो मर्डर है और यूथेनेशिया क्या सेम है। उसी के साथ जो आर्टिकल 21 है क्या वो वायलेट होता है अगर यूथेनेशिया दिया जाए, तो ये सारी चीजें आप कमेंट सेक्शन में बताइए। अब यहाँ पर क्या है कि मल्टीपल लेयर ऑफ एयर फिल्टर जो है वो यहाँ पर लगाए जाते हैं, और उसी के साथ चाइना जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट स्मोक टावर वहां पर हमें देखने को मिलता है, और रिड्यूस करता है पीएम 2.5 बाय 19%, 2.5 है ना। अब इसमें हमें पीएम 2.5, उसी के साथ पीएम 10, मतलब क्या इनके डायमीटर के बेसिस पर दिया जाता है।
उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखो तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है उसके तहत एयर क्वालिटी इंडेक्स, आपको याद है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है कौन कौन से पोल्यूटेंट्स वहां पर होते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हो? क्या उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है? यूपीएससी में क्वेश्चन भी पूछा गया था। ठीक है, तो ये चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है और इस तरीके से अगर हम लिंक करेंगे तो ही हमारा जो अच्छा तरीके की जो पढ़ाई है वो हो सकती है। एक ही टॉपिक को हाँ उसी इसमें हम घोड़े की नाल जैसा करते रहे सिर्फ हाँ वही देखना है, फिर उसमें पढ़ाई जो है वो नहीं होगी। अब यहाँ पर क्या होगा, डिवाइस जो है वो यहाँ पर एयर अबाउट 360 डिग्री एंगल जो है ले सकेगा और उसी के साथ साथ यहाँ पर क्लीन एयर जो है वो यहाँ पर हमें मिल सकती है। उसी के साथ ऑल्दो इट्स कैपेसिटी वुड हैव द कैपेसिटी टू क्लीन 32 मिलियन क्यूबिक मीटर ऑफ एयर पर डे, तो काफी ज्यादा यहाँ पर हमें देखने को मिलता है ना। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा का पूरा, क्योंकि इंडिया में अगर आप देखो तो दिल्ली जो है काफी ज्यादा पोल्यूशन देखने को मिलता है और काफी ऐसे सिटीज भी है इंडिया में जहाँ पर पोल्यूशन लेवल काफी ज्यादा है। तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती है। अब यहाँ पर सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब क्या है कि एक एक्ट जो है उसके थ्रू बनाया गया है। कौन सा एक्ट है? एक्ट भी इंपॉर्टेंट होता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, या फिर वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन एक्ट है। तो ये कैसे बनाया गया है? ये बनाया गया है वाटर एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। अब पोल्यूशन से रिलेटेड है, एयर पोल्यूशन से रिलेटेड है, वाटर कैसा आएगा तो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। ये देखिए वाटर है, ठीक है, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखो कि पावर एंड फंक्शन जो है वो देखने को मिलते हैं एयर एक्ट 1981। देख सकते हो आप कितना कंफ्यूजन कर सकते हैं आपका। मतलब आपको दे दिया जाएगा कि ये स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, बनाई किसके इसमें गई है? एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट 1981। आपको लगे हाँ ये जो है ये तो एयर पोल्यूशन कंट्रोल करता है तो बट ऑब्वियसली इसी में होगा, लेकिन गलत है, क्योंकि वाटर जो है वाटर एक्ट 1974 का उसके तहत बनाया गया है और फंक्शन करता है ये एयर एक्ट 1981 में। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखिए ये सर्व करता है फील्ड फॉर्मेशन में, टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड करता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज प्रोविजन ऑफ एनवायरमेंट एक्ट 1986। तो देखिए 3 एक्ट तो हमें यहाँ पर देखने को मिल गए इससे कनेक्टेड, है ना। यहाँ पर क्या है, क्लीनलीनेस जो है वो यहाँ पर प्रमोट किया जा सके, क्वालिटी जो है वो यहाँ पर इंप्रूव की जा सके, तो ये चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। तो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पर पढ़ते हैं। आईसीएमआर इंडिया का प्राइवेट सेक्टर जो उसका की रोल रहने वाला है वैक्सीन के मैन्युफैक्चरिंग में, ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब देखिए बेसिकली आर्टिकल में लिया इसलिए सिर्फ कि इंडिया जो है, इंडिया में जो चीजें हैं मतलब जो लैग आता है बीच में वो किस तरीके से आता है, क्यों आता है, उसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वो चीज यहाँ पर डिस्कस करने के लिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो प्राइवेट सेक्टर है उनका एक इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है वैक्सीन के मैन्युफैक्चर में। और इसमें बोला जा रहा है कि जो फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस भी है वो भी यहाँ पर प्राइवेट जो इंडियन प्राइवेट सेक्टर्स है उनके साथ मिलकर यहाँ पर जो वैक्सीन है उस पर काम कर रही है और काफी सारा ट्रायल हमें देखने को मिल रहा है। अब हमने कई बार ये देखा हुआ है, मैंने जानबूझकर वो स्लाइड नहीं डाली है कि कौन कौन सी वैक्सीन चल रही है, कौन कौन सी कितने ट्रायल्स हो चुके हैं, ट्रायल 1 ट्रायल 2 फेज 1 फेज 2 हमने देखने को मिला है ना। जानबूझ के नहीं किया है क्योंकि काफी बार हमने डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पर ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब 3 की एस्पेक्ट्स है जो कि यहाँ पर लैग जो है वो रिड्यूस करते हैं बिटवीन द ट्रायल एंड मैन्युफैक्चरर ऑफ वैक्सीन। एक तो है रेगुलेटरी स्टैंडर्ड एंड रिव्यू, ठीक है, प्रॉपर तरीके का स्टैंडर्ड है, प्रॉपर तरीके का रिव्यू सिस्टम है, तो रेगुलेटरी है तो फिर अच्छा रहेगा, नहीं है तो बुरा हो जाएगा। उसी के साथ साथ डाटा मॉनिटरिंग जो है उसका हार्मोनाइज डाटा मॉनिटरिंग और जो कंपेरेबिलिटी है उसे फोस्टर करना, तो ये भी चीज़ जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब हम वैक्सीन की मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं और ट्रायल्स की बात करते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो है फाइनेंसिंग ऑफ एडवांस्ड वैक्सीन प्रोडक्शन, मतलब यहाँ पर क्या है जो एडवांस वैक्सीन प्रोडक्शन है उसका फाइनेंसिंग, तो ये भी अगर प्रॉपर तरीके का होता है तो वैक्सीन जो है जल्दी डेवलप हो जाएगी और प्रॉपर तरीके से डेवलप होगी। अब यहाँ पर आप देखिए जो हमारे यहाँ पर कोविड चल रहा है, ठीक है, तो केसेस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो बट ऑब्वियसली यहाँ पर वैक्सीन जल्द से जल्द आना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो प्रॉब्लम जो है वो तो बढ़ते ही रहने वाले हैं। तो ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही थी 3 पॉइंट्स के लिए, क्योंकि आपको एग्जाम में सीधा ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इसमें 3 पॉइंट में से बताया जा सकता है, या फिर मेंस में कोई अगर ऐसा कोई सिनारियो आ जाए जहाँ पर आपको ये काम आए तो ये भी आप वहाँ पर लिख सकते हो, क्योंकि कोविड की वजह से होगा कि मेंस में आपको इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट जो आप कहीं पर भी चिपका सकते हो, है ना, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट यहाँ पर है शॉर्ट मे नॉट बी स्वीट, मतलब बेसिकली आर्टिकल किसके बारे में बात कर रहे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उन्होंने एक डिस्कशन पेपर रिलीज किया ऑन द गवर्नेंस कमर्शियल बैंक इंडिया में, ठीक है। कमर्शियल बैंक्स मतलब क्या होते हैं, ऐसे बैंक जो प्रॉफिट देख रहे हैं, कमर्शियल पर्सपेक्टिव से काम कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस पर काम करते हैं। हमें कोऑपरेटिव बैंक भी देखने को मिलते हैं जो प्रॉफिट के बेसिस पर नहीं चलते हैं, कोऑपरेशन के साथ, हाँ चलो भैया सबको साथ में लेके चलो,
ठीक है। अपेरेंट ऑब्जेक्टिव क्या है कि करंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो है ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस के साथ अलाइन की जा सके। मतलब क्या है बेसिकली कि हमारे यहाँ पर जो बैंक्स में एनपीए काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, बैंक्स की हेल्दी हालत नहीं है। अगर हम टॉप 100 देखें तो सिर्फ एक एसबीआई जो है वो हमें देखने को मिलती है, बाकी बैंक्स नहीं है। उसी के साथ साथ अगर हम इंडिया डोमेस्टिक सिस्टमेटिक इम्पॉर्टेंट बैंक देखें, उसमें हमें 3 बैंक देखने को मिलती है। एक है एसबीआई, एचडीएफसी और तीसरी कौन सी है? आईसीआईसीआई। अगर हम ग्लोबली सिस्टमेटिक इम्पॉर्टेंट बैंक की बात करते हैं, मतलब ये क्या, ये बैंक कैसी है? टू बिग टू फेल, है ना। अगर ये फेल होती है तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर डाल सकती है पूरे इकोनॉमी पर। ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट जो है वो भी इनको बंद नहीं होने दे सकते हैं। अगर हम ग्लोबली इसकी बात करते हैं तो हमारी एक भी बैंक नहीं है, इंडिया की एक भी बैंक नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर हम बात करते हैं तो इसमें बेसिकली क्या किया जा रहा है कि जो टेन्योर है बैंक सीईओ का, वो यहाँ पर कैप करने का प्रपोज किया जा रहा है। मतलब क्या है, जो टेन्योर रहेगा सीईओ का, जो भी बैंक में क्या होते हैं, सीईओ होते हैं, है ना। बेसिकली क्या होता है, देखिए किसी भी इसमें जो शेयर होल्डर्स है उनका अक्सर यहाँ पर देखा जाता है कि भाई शेयर होल्डर जो रहेंगे उनके पैसे लिया हुआ है ना, तो उनके बारे में मोस्टली यहाँ पर क्या है हमें देखने को मिलता है। तो ये चीज़ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ यहाँ पर आप देखिए तो सपोर्ट बाय एडिक्वेट एम्पेरिकल एविडेंसेस, यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकता है, ऐसा इस आर्टिकल में देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जो प्रपोज है वो क्या किया जा रहा है कि मैक्सिमम 10 ईयर जो है ऑफ प्रमोटर मेजर शेयर होल्डर बैंक एज सीईओ या फिर होल टाइम डायरेक्टर, ये 10 साल जो है उसका रहने को होना। अब एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ। क्या होता है कि आपने जब भी देखा होगा किसी बैंक में अगर सीईओ चेंज हुए हैं या फिर जो होल टाइम डायरेक्टर है वो चेंज हुए हैं, तो अक्सर क्या होता है उस बैंक के शेयर जो है वो नीचे हो जाते हैं। क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आप फर्ज कीजिए कि जो अंबानी है अगर वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं, ठीक है, तो बट ऑब्वियस है कि जो मार्केट है उनको क्या लगेगा कि कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ यहाँ पर अच्छे तरीके से काम नहीं चल रहा है कंपनी में, है ना। और शेयर होल्डर जो है शेयर लेते क्यों है? क्योंकि उनको लगता है कंपनी प्रॉफिट में जाएगी। शेयर होल्डर का मकसद क्या है? मैं शेयर ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ? जिससे अगर कंपनी को बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है तो मुझे डिविडेंड मिलेगा। और दूसरा क्या है, शेयर के रेट जो है वो बढ़ जाएंगे। आज अगर मैंने 10 रुपए में लिया है, कल 20 रुपए हो जाते हैं तो मुझे प्रॉफिट होगा। और 20 रुपए कब होंगे शेयर के भाव? जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, जब वो प्रॉफिट में जाएगी। अब क्या होता है, बैंक जो है उनके भी शेयर होते हैं। अब शेयर होल्डर्स क्या सोचेंगे अगर जो सीईओ है उसे निकाला गया? ठीक है, तो शेयर होल्डर्स क्या सोचेंगे कि हाँ इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ प्रॉब्लम्स है। जैसे कि येस बैंक के टाइम पे भी हमें देखने को मिला, शेयर प्राइसेस एकदम नीचे आ जाती है ना। और एट प्रेजेंट अगर आप देखोगे मोस्ट ऑफ दी जो बैंक है उन पे पहले ही भरोसा नहीं रहा है, क्योंकि इतने एनपीए चल रहे हैं और येस बैंक ने जिस तरीके से अपने आंकड़ों को छुपाया था, उससे तो बहुत सारे लोगों को अब विश्वास जो है उड़ गया है। मतलब डिपॉजिट नहीं कर रहे हैं लोग, तो शेयर जो है उसके तो बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज चल रही है। तो ऐसे सिनारियों में क्या होता है कि जो सीईओ है अगर ये फ्रिक्वेंटली चेंज होते रहेंगे तो जो शेयर प्राइसेस है वो नीचे जाती रहेगी। ठीक है, मतलब उससे क्या होगा, झटका जो है वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर क्या प्रपोज क्या किया जा रहा है कि जो सीईओ है उनका टेनियर यहाँ पर 10 साल जो है वो रखने की बात की जा रही है। अब रैशनल क्या है यहाँ पर 10 साल रखने का कि ये एडिक्वेट टाइम पीरियड है। 10 साल जो है एडिक्वेट टाइम पीरियड है प्रमोटर के लिए, शेयर होल्डर जो होते हैं बैंक के एज अ सीईओ उनके लिए, कि जो ऑपरेशंस है वो यहाँ पर प्रॉपर स्टेबलाइज कर सके। ठीक है, एक प्रॉपर लीडरशिप जो है वो प्रोवाइड कर सके प्रोफेशनल मैनेजमेंट को। ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है करस्पॉन्डिंग लिमिट जो है सीईओ की, हु इज नॉट अ प्रमोटर या मेजर शेयर होल्डर, ये 15 कंसेक्यूटिव ईयर्स। मतलब क्या है, मोस्टली क्या होता है, जो सीईओ है वो मेजर शेयर होल्डर भी रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी कंपनी में सीईओ हूँ, ठीक है, सीईओ मतलब क्या है, बेसिकली एक सेकंड फॉर्म ऑफ ओनरशिप, है ना। तो उनके मैक्सिमम शेयर्स हमें देखने को मिलते हैं। तो अब ऐसे सिनारियों में क्या है कि ऐसे सीईओ जिनके मैक्सिमम शेयर होल्डर नहीं है, ठीक है, जो उसका बैंक में मैक्सिमम शेयर होल्डर नहीं है, तो उनका 15 कंसेक्यूटिव ईयर जो है वो यहाँ पर बोला जा रहा है। उसी के साथ साथ वो री इलिजिबल भी रहेंगे री अपॉइंटमेंट के लिए एज अ सीईओ, लेकिन 3 साल का टाइम पीरियड खत्म होने के बाद। इससे और एक चीज मेरे जहन में आती है, वो है कूलिंग पीरियड। कूलिंग पीरियड कूलिंग पीरियड मतलब क्या है, ये जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट के जजेस, उनके लिए अक्सर इस्तेमाल किया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जजेस है वो अगर कोई भी पद संभालते हैं गवर्नमेंट का, तो कूलिंग ऑफ पीरियड रहना चाहिए। मतलब क्या, मतलब ये कि क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट के जज है, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट के जज को अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया कि एक काम करो तुम हमारे फेवर में डिसीजन दो, और अगर तुम हमारे फेवर में डिसीजन देते हो तो हम तुमको तुम्हारे रिटायरमेंट के बाद ये पद पर रख देंगे,
अब उनको तो चाहिए ना भैया कि क्या करेंगे रिटायरमेंट के बाद, है ना? तो इसलिए कोई पद तो मिल जाएगा, इसलिए चलो गवर्नमेंट जैसा बोल रही है वैसा करो। तो एक सेपरेशन ऑफ पावर रहेगा क्या? जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी में सेपरेशन ऑफ पावर की हम बात करते हैं वो रहेगा क्या? नहीं रहेगा। मतलब ये इंडिपेंडेंट फंक्शन नहीं कर पाएगी। और इसीलिए क्या बोल रहे थे, कूलिंग ऑफ पीरियड रहना चाहिए। मतलब क्या है? मतलब कि अगर 3 साल का कूलिंग ऑफ पीरियड है, मतलब रिटायरमेंट के बाद 3 साल तक वो जो जजेस है वो कहीं भी काम नहीं कर पाएंगे। 3 साल के बाद फिर अगर कोई गवर्नमेंट पोस्ट पर उनको करना है तो वो कर सकते हैं। तो 3 साल जब कूलिंग ऑफ पीरियड मिलेगा तो बट ऑब्वियसली इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। बोलेंगे भैया तुम इतना ताव से बोल रहे हो कि मेरे रिटायरमेंट के बाद भी तुम कर लोगे, तुम्हारी सरकार रहेगी क्या, पहले वो तो देखो, है ना? तो ये कूलिंग ऑफ पीरियड जो है वो हमें देखने को मिलता है। कूलिंग ऑफ पीरियड कभी कभार एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है? तो ये भी आप ध्यान में रखिए। अब यहाँ पर बेसिकली क्या है, ऑर्डिनरी कॉर्पोरेट गवर्नर नॉर्म जो है ये यहाँ पर कैसे है कि शेयर होल्डर के इंटरेस्ट में काम करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, जो शेयर होल्डर है उनके इंटरेस्ट में, कि शेयर होल्डर को प्रॉफिट हो, शेयर होल्डर का अच्छा हो, वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है कि जो ये अप्रोच है, ये मतलब टेन्योर कम करना है, ऐसा जो अप्रोच रहेगा, ठीक है, तो ये ग्लोबल एक्सपीरियंस से पता चला सूटेबल नहीं है सभी बैंक्स के लिए। फॉर से कि यहाँ पर बैंक जो है वो हाईली लेवरेज्ड होते हैं, पावरफुल इंसेंटिव जो है शेयर होल्डर के लिए क्रिएट करते हैं। अब क्या करेंगे, शेयर होल्डर के लिए अगर पावरफुल इंसेंटिव्स क्रिएट करना है तो फिर इनको क्या करना पड़ेगा, अपना प्रॉफिट जो है हाई बताना पड़ेगा। यस बैंक, क्या हुआ यस बैंक के साथ, अपने जो प्रॉफिट्स है वो ज्यादा बताओ, अगर एनपी है तो घटा दो, कम कर दो, है ना? तो इसमें क्या होता है कि जो रिस्क फैक्टर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। रिस्क फैक्टर बहुत बढ़ जाता है, और रिस्क फैक्टर अगर बढ़ता है तो फिर क्रेडिटर के लिए, जो डिपॉजिटर्स है, क्योंकि हम जो पैसा डिपॉजिट करते हैं, बैंक डूब गया तो हमारे पैसे डूब गए, तो यहाँ पर काफी बड़ी रिस्क हमें देखने को मिलती है। तो बैंक फेलियर जो है यहाँ पर, जो गवर्नमेंट बेल आउट है वो देखने को मिलता है। मतलब क्या है, इनडायरेक्टली अगर कोई बैंक फेल भी होती है तो गवर्नमेंट पैसा इंड्यूस कर देगी कि नहीं भैया तुम फेल मत हो। अब पैसा गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर रही है तो बट ऑब्वियसली वो टैक्स पेयर्स का ही पैसा है ना? ये चीज हमें देखने को मिलती है। फाइनेंशियल एसेट जो बैंक यहाँ पर हेल्ड कर रहे हैं वो मॉनिटर मेजर अगर किए जाए प्रॉपर तरीके से तो सब सही चलेगा, लेकिन वो भी नहीं होता है, वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं होता है। यस बैंक के केस में हमने वही देखा। तो इसके वजह से क्या होता है कि शेयर होल्डर्स को प्लीज करने के लिए बैंक्स अपने फेक जो चीजें हैं वो बताती है, जिससे कि और प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि अगर जो सीईओ है उसका टाइम पीरियड कम कर दिया जाए तो यहाँ पर कम टाइम पीरियड में मैक्सिमम चीजें अचीव करो। क्योंकि क्या है, शेयर होल्डर ये क्या है, हमने क्या देखा है, सीईओ क्या होता है, सीईओ जो है वो होता है मैक्सिमम शेयर होल्डर। फॉर से कि इसके पास 26% शेयर है, ठीक है? अब ये क्या चाहेगा, ये चाहेगा कि मेरा जितना टाइम पीरियड है उसमें मैं मैक्सिमम इसको लेके जाऊं, मैक्सिमम लेके जाऊं, जिससे क्या होगा कि मेरे शेयर प्राइसेस बढ़ जाएंगे। फिर क्या है, मैं निकल जाऊंगा तो शेयर बेच के मैं बम अमीर हो जाऊंगा, ठीक है? एक मैं आपको हाइपोथेटिकल एग्जांपल बता रहा हूँ, एकदम ही हाइपोथेटिकल, ऐसा मतलब रेयरली लेकिन हाइपोथेटिकल एग्जांपल है कि आप सोचिए ना, आपके पास 26% शेयर है एसबीआई के, आपको सीईओ बना दिया जाए। एसबीआई नहीं लेते आप, फिर वो कमेंट में बोल दोगे ऐसा थोड़ी होता है, इतना भी नहीं पता है क्या ऐसा तो हम ले लेते हैं येस बैंक ही लेते हैं, ठीक है? येस बैंक का अगर आपको सीईओ बना दिया जाए और उसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पर 26 या 25% ले लीजिए ना, उतने आप शेयर होल्डर हो, आपके पास शेयर्स है। आप ये सोचोगे कि मैक्सिमम शेयर प्राइसेस हो जाए, आपने एक खरीदे हैं 100 रुपीज में, अब यहाँ पर उसकी कीमत आप चाहोगे 1000 रुपये चली गई तो मैं तो करोड़पति हो गया, मैं तो भैया खतरनाक ही हो गया मेरा। तो ये कोशिश की जाएगी, और ये करने के लिए रिस्क जो है वो ज्यादा उठाई जा सकती है, ज्यादा रिस्क उठाई जा सकती है, बैंक्स की जो चीजें हैं उसे छुपाया जा सकता है, और ये प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलते हैं। मतलब क्या है, ओवरऑल यूनिक फैक्टर्स आर लाइकली टू एनकरेज बैंक मैनेजर्स टू टेक एक्सेसिव रिस्क, ठीक है, टू मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वैल्यू। तो ये चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। अब बैंक गवर्नेंस जो है ये यहाँ पर क्या है, एक्सेसिव रिस्क टेकिंग, है ना, ये यहाँ पर कर्व करने की कोशिश करेगा, लेकिन क्या है ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर टाइम पीरियड एक कर्व कर रहे हो, ठीक है? तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। तो ये क्या है, दिस इज द मेन लॉजिक फॉर रेगुलेटिंग द बैंक बोर्ड स्ट्रक्चर एंड मैनेजरियल कंपेंसेशन, कि ऐसी चीजें ना हो सके। बेसिकली ला क्यों रहे हैं कि 10 साल रहना चाहिए, इसी वजह से कि वह एक के हाथ में अगर सब कुछ आ जाता है वो फिर छुपाना शुरू कर देना। अब यहाँ पर क्या है कि ट्रांसफर जो होती रहती है बैंक में, अगर यहाँ पर एक ए नाम का इंसान है, इसने कुछ घपला कर दिया और फ्रॉड से अगर मान लिया को लोन दे दिया, अब यहाँ पर इसके जगह पर बी आ जाएगा, ठीक है? तो बी जो है वो बोलेगा नहीं भैया मेरे को झमेले में पड़ना नहीं है, उसने देखो फ्रॉड किया हुआ है, तो ये जल्दी सामने आ जाएगा। अगर वही रहेगा ए वहां पर तो फिर वो फ्रॉड जो है वो चलता रहेगा। तो ये भी एक चीज हमें पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है, ठीक है? तो ये जो चीजें हैं ये हमें देखने को मिल सकती है, और जो रिस्क टेकिंग फैक्टर है वो यहाँ पर काफी ज्यादा इंक्रीज हो सकता है। इसलिए ऑथर के द्वारा ये बताया जा रहा है कि ये जो चीज यहाँ पर कैप किया गया है, ठीक है, जो यहाँ पर 10 साल का कैप लाने की बात की जा रही है, ये इतना हेल्दी नहीं रहेगा डिसीजन, ठीक है?
रिसर्चर सजेस्ट करते हैं कि सीईओ टेन्योर जो है वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हो सकता है कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस के लिए। जैसे मैंने आपको कहा, अगर सीईओ बार बार चेंज होते रहेंगे तो बट ऑब्वियसली यहाँ पर जो शेयर होल्डिंग है वहां पर प्रॉब्लम्स आ सकती है। मतलब फॉर इंडियन बैंक लिमिटेड एम्पिरिकल एविडेंसेस सीम्स टू सजेस्ट दैट बैंक परफॉर्मेंस इंप्रूव्स जैसा टेन्योर अगर इंक्रीज होता है। तो ये भी हमें देखने को मिला, क्योंकि क्या है कि बैंक के बारे में उसे सब कुछ पता चलता है धीरे धीरे। बैंक इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है तो बैंक के बारे में पता चलना ये काफी वक्त के बाद पता चलता है। तो इसीलिए क्या है, धीरे धीरे जब पता चलेगा तो जैसे जैसे उसे पता चलेगा उसे एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, और फिर उसकी जो एक्सपीरियंस है और उसका जो इनपुट है उसकी वजह से बैंक की परफॉर्मेंस जो है इंप्रूव होती रहेगी। लेकिन अगर बार बार चेंज होता रहेगा तो नया जो आया है उसे फिर से जीरो से शुरू करो, क्या है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, तो और बैंक यहाँ पर फिर से पीछे आ गई, है ना। जैसे हमने क्या देखा था, याद कीजिए, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कड़िया जुड़ाइए, कड़िया जुड़ाइए, तो क्या है, लॉस, एजुकेशन लॉस, एजुकेशन गैप लॉस, समर, क्या था वो टर्म बताइए, मैं आपको पूरी टर्म नहीं बताऊंगा, आपको टर्म सोचना है। समर वेकेशंस में अगर बच्चे जाते हैं तो उनकी पढ़ाई में लॉस होता है, एकेडमिक लॉस होता है, उसे क्या लॉस कहा जाता है, मतलब कि बच्चा जो है यहाँ पर छोड़ा था उसने, लेकिन समर वेकेशन आने की वजह से वो एक पैर पीछे चल जाता है, तो यहाँ से फिर उसे यहाँ पर रिकवर करो, फिर शुरुआत करो, है ना। देखिए कड़िया कैसे जुड़ानी पड़ती है, याद कीजिए वो टर्म को, टर्म याद कीजिए। अब यहाँ पर मैंने आपको बोला भी था वो टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा लॉस है। अब यहाँ पर देखिए जो सीईओ है उनका भी ऐसा होगा, यहाँ पर एक सीईओ ने छोड़ा, दूसरा सीईओ जो आएगा वो यहाँ से शुरू करेगा, फिर इतना उसे कोप अप करने के लिए टाइम लगेगा, उसमें शेयर प्राइसेस जो है नीचे जाना, ये सारी चीजें हो सकती है, ठीक है। तो ये हमें देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आप देखिए पीजे नायक कमेटी रिपोर्ट जो उसने आइडेंटिफाई किया था, शॉर्टर टेन्योर ऑफ चेयरमैन या फिर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है वो यहाँ पर की रीजन है वीकर एम्पावरमेंट ऑफ देयर बोर्ड्स। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये पूरा पर्सपेक्टिव है जो आपको पता रहना जरूरी है। तो आइए यहाँ पर हम जानने की कोशिश करते हैं अमेंडमेंट ऑफ सुसाइड के बारे में, मतलब कि सुसाइड के लिए किसी को उकसाना, इसके लिए क्या पनिशमेंट जो है वो दी गई है, ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इसमें काफी सारे ट्रिक्स है कि ये जो चीज है ये अमेंडमेंट बताई जाएगी क्या, मतलब कि अगर कोई इंसान है, किसी इंसान ने दूसरे इंसान को बोल दिया जा मर जा, और अगर उसने सुसाइड कर लिया तो क्या यह अमेंडमेंट ऑफ सुसाइड माना जाएगा, जी नहीं। उसी के साथ साथ अगर कोई इंसान है वो रिस्पॉन्सिबल है, सामने वाला जो इंसान है वो थोड़ा किडिश है, बच्चे जैसा है, इनसेंसिटिव है, ठीक है, अगर उसे सुसाइड कर लिया तो फिर क्या वो अबेटमेंट माना जाएगा, तो वो भी यहाँ पर हम जानने की कोशिश करेंगे होगा या नहीं। या फिर अगर ऐसा कोई सिनारियो होता है जिसमें एक जो इंसान है उसका इंटेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ सामने वाला इंसान जो इतना सेंसिटिव है उसको लेकर कि वो प्रॉब्लम से गुजर रहा है और अगर वो सुसाइड कर लेता है तो क्या वो अबेटमेंट सुसाइड माना जाएगा, ये भी नहीं माना जाएगा। तो ऐसी कुछ पर्सपेक्टिव है जो हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं, कंट्रोवर्सी जो है काफी ज्यादा चल रही है जो सुशांत सिंह राजपूत है उसकी डेथ की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पर उनके जो फादर है उन्होंने एफआईआर जो है वो भी यहाँ पर की है रिया चक्रवर्ती पर, और उसी के साथ 5 और लोगों पर अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के लिए, मतलब सुशांत सिंह जो है उन्हें सुसाइड के लिए उकसाया गया है। बहुत सारे लोगों को तो ये मानना है कि जो सुशांत सिंह है उनका मर्डर हुआ है, लेकिन उनके जो फादर है वो यही मान रहे हैं कि सुसाइड हुआ है, इसलिए सुसाइड के लिए उकसाना, उसके लिए यहाँ पर रिया चक्रवर्ती और 5 और लोग जो है उन पर यहाँ पर एफआईआर दर्ज कराई गई है। तो अब यहाँ पर बहुत सारी कंट्रोवर्सी जो है वो निकल कर आ गई है। अब अमेंडमेंट ऑफ सुसाइड हमारे जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, तो अमेंडमेंट ऑफ सुसाइड ये क्या क्राइम है, तो इंडियन पिनल कोड 1860 में अमेंडमेंट ऑफ सुसाइड जो है पनिशेबल ऑफेंस मनाया गया है। पनिशेबल ऑफेंस है, मतलब अगर कोई पाया जाता है कि इसने अमेंडमेंट किया है, अगर इसने सामने वाले को उकसाया है, इसकी वजह से उसे सुसाइड करना पड़ा है, तो फिर ये पनिशेबल ऑफेंस है। सेक्शन 306 जो है आईपीसी का प्रिस्क्राइब करता है जेल टर्म या 10 साल या फाइन या दोनों ही। जेल टर्म होगी कितने, 10 साल की, या फिर फाइन होगी, या फिर दोनों ही होंगे। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई इंसान सुसाइड कमिट करता है और किसी के अबेटमेंट की वजह से, मतलब किसी की वजह से अगर यहाँ पर सुसाइड करता है, तो फिर यहाँ पर इम्प्रिजनमेंट जो है वो हो सकती है 10 साल की, और उसी के साथ फाइन जो है उसके लिए भी लायबल हो सकता है, जैसा भी मैंने आपको बताया। जनरली फाइन जो है ये पे किया जाता है टू द कीन ऑफ डिसेंट। उसी के साथ आईपीसी जो है उसने यहाँ पर सेपरेट चैप्टर जो है वो भी यहाँ पर दिया हुआ है। अबेटमेंट यहाँ पर डिफाइन करता है कि अगर इंस्टिगेशन इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है, कॉन्स्पिरेसी जो है उसमें इंक्लूडेड है, या फिर जो ऑफेंस है उसे कमिट करने में असिस्ट कर रहा है, तो उसे अबेटमेंट कहा जाता है। मतलब क्या है कि अगर कोई इंसान है, अगर उसे उकसाया जा रहा है, ठीक है, वो उस चीज में एंगेज है कि सामने वाला इंसान जो है अगर उसे उकसाया जा रहा है सुसाइड करो सुसाइड करो, मतलब कनेक्टेड है उस इंसान से। अगर कोई इंसान है कनेक्टेड ही नहीं है तो उसमें ऐसा कुछ होगा क्या, नहीं, वो इंसान कनेक्टेड ही नहीं है, वो तो अपनी जिंदगी जी रहा है। अब तुम अगर उसके पीछे जाकर अगर सुसाइड कर रहे हो
तो फिर क्या है, वो इंसान पे अबेटमेंट आएगा क्या? नहीं। तुम कितना भी बोल दो उसकी वजह से, लेकिन उसमें नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो उकसा नहीं रहा है ना, वो उकसा नहीं रहा है किसी भी चीज के लिए, या फिर उकसा नहीं रही है किसी भी चीज के। लेकिन यहाँ पर कनेक्टेड है रिया चक्रवर्ती पर। क्यों यहाँ पर हुआ है? क्योंकि वो उनके साथ थी, उनके साथ थी, और ऐसा बोला जा रहा है उनके फादर के जरिए, जो बोला जा रहा है कि वो उनको उकसा रही थी, अलग अलग ट्रीटमेंट में बाधा डालकर, या फिर जो उसकी मेंटल सिचुएशन है उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट करके वो उकसा रही थी उसको कि सुसाइड करो। उसी के साथ साथ यहाँ पर सीरियस कितना है, ये ऑफेंस जो है कितना सीरियस है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो ऑफेंस है कॉग्निजिबल है, नॉन बेलेबल है और नॉन कंपाउंडेबल है। ये तीनों टर्म हमें पता रहना चाहिए। एग्जाम में आपको सीधे टर्म के बारे में पूछ सकते हैं। कॉग्निजिबल ऑफेंस मतलब क्या होता है? पुलिस ऑफिसर जो है वो यहाँ पर अरेस्ट कर सकते हैं बिना वारंट के। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, बिना वारंट के, उसे हम कहेंगे कॉग्निजिबल। उसी के साथ साथ नॉन बेलेबल मतलब क्या है? यहाँ पर बेल मिलेगी नहीं आपको, ठीक है, बेल मिलेगी नहीं। नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस मतलब क्या होता है कि इसमें कॉम्प्रोमाइज जो है वो नहीं हो सकता है। नहीं तो नॉर्मली कैसा है कि अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसमें एक जो है वो गुनेगार है और एक ने कंप्लेंट फाइल की है, अब कोर्ट में निर्णय आने के पहले ही अगर इनमें मांडवली हो जाती है और फिर ये बोलते हैं कि नहीं मुझे केस जो है विड्रॉ करना है, और फिर यहाँ पर क्या होगा, केस विड्रॉ हो जाएगा, तो ऐसे जो केसेस होते हैं उन्हें हम कहते हैं कंपाउंडेबल। मतलब कि उसमें कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। लेकिन नॉन कंपाउंडेबल मतलब क्या है? एक बार अगर यहाँ पर केस कर दिया, मतलब अभी जैसे सुशांत सिंह के फादर ने केस कर दिया है, अब रिया चक्रवर्ती और उनके फादर के बीच में अगर कॉम्प्रोमाइज हो भी जाता है, अगर वो मान भी लेते हैं कि ठीक है ऐसा नहीं हुआ, अगर रिया चक्रवर्ती उनको एक्सप्लेन करती है, वो मान भी जाते हैं, तो भी यहाँ पर ये जो केस है ये विड्रॉ नहीं हो सकता है। तो ये होता है नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस, ठीक है। तो ये चीज आपको पता रहना चाहिए, तीनों चीजें, कॉग्निजिबल, नॉन बेलेबल और नॉन कंपाउंडेबल। इसके रिगार्डिंग आपको क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं, ठीक है। मतलब कोर्ट जो है वो अब यहाँ पर विड्रॉवल अलाउ नहीं कर सकते हैं केस का, ठीक है, जिसमें नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस जो है वो हमें देखने को मिलता है। अब मतलब क्या है, ये अबेटमेंट जो है सुसाइड का, ये क्या मर्डर जैसा है फिर, कि किसी का हम मर्डर कर रहे हैं? जी नहीं, ये मर्डर जैसा नहीं है, इसलिए चार्जेस जो है वो भी मर्डर के नहीं लगते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 1997 का एक इशू हुआ था, उसमें क्लैरिफाई किया था कि इंटेंशन जो है वो यहाँ पर मायने रखते हैं। मतलब पर्सन को आप कमिट जो है सुसाइड कमिट करने के लिए किस तरीके का इंटेंशन आप रख रहे हो, वो यहाँ पर मायने रखता है। मर्डर में तो खैर ये होता है कि जो इंसान है वो खुद उसमें इन्वॉल्व होता है, खुद वो हत्या करता है। लेकिन सुसाइड में अगर कोई अबेटमेंट है, उसमें ये खुद इन्वॉल्व नहीं, खुद मार नहीं रहा है, ये इसको उकसा रहा है कि वो सुसाइड करे, ठीक है, ये हमें चीज देखने को मिलती है। मतलब क्या है, कोर्ट जो है डिटरमाइन कैसे करता है कि अबेटमेंट है, तो मतलब इसमें दो चीजें देखी जाती है। पहली तो है कि सुसाइडल डेथ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सामने वाले ने मारा है उसको, ठीक है, गला घोट कर मारा है तो वो मर्डर रहेगा, वो अबेटमेंट नहीं रहेगा सुसाइड के लिए। सुसाइड के लिए अबेटमेंट, इसके सबसे पहली कंडीशन है कि सुसाइडल डेथ रहना चाहिए। दूसरी है कि इंटेंशन जो है वो यहाँ पर रहने चाहिए कि सामने वाला मरना चाहिए, सामने वाले की डेथ होनी चाहिए। अगर किसी सामने वाले के इंसान के ऐसे इंटेंशन नहीं है कि उसकी डेथ हो, उसका वो खुद सुसाइड कर ले, तो फिर यहाँ पर अबेटमेंट जो है वो नहीं हो सकता है। ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लीगली वेदर डेथ ये सुसाइड है या फिर ये अबेटमेंट है, ये एविडेंसेस जो है उसके बेसिस पर होता है, ठीक है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखिए जो डिटर्मिनेशन है सुसाइड का, वो यहाँ पर डिसीड पर्सन जो है उसके हिसाब से देखा जाता है कि कौन कौन सी कॉन्सिक्वेंसीज रही थी, कौन कौन सी यहाँ पर चीजें रही थी कि जिससे उसे सेल्फ हार्म करना पड़ा, खुद को मारना पड़ा, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ पर जो राइट टू डाई है, क्या वो फंडामेंटल राइट है? राइट टू लिव है हमारा फंडामेंटल राइट है एज पर आर्टिकल 21। क्या राइट टू डाई है? ये मैंने कवर किया हुआ है। अगर आप देखोगे एमएम एकेडमी ऐप पर जो पॉलिटिकल लेक्चर्स है, यूट्यूब के लेक्चर्स पे सब नहीं किया हुआ है, ये तो यूट्यूब के लेक्चर्स काफी ऊपरी है, लेकिन एमएम एकेडमी ऐप में जो पॉलिटिकल लेक्चर्स है काफी डीप एक्सप्लेन किया है। उसमें ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, मैंने एक्सप्लेन की है अलग अलग केसेस के थ्रू कि राइट टू डाई जो है क्या हमारा फंडामेंटल राइट है। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, ठीक है। तो ये यहाँ पर देखा जाता है, एक इंसान को सुसाइड अपनी भी जान लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन अगर कोई और इंसान उसको उकसा रहा है उसकी जान लेने के लिए, उसके इंटेंशन कैसे थे वो देखा जाता है। अगर इंटेंशन यही थे कि हाँ तू सुसाइड कर, तू मर, तो फिर इस इंसान को एबेटमेंट जो है उसके लिए चार्ज किया जा सकता है, और ये ऑफेंस है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो चीज है, एक्सेप्शन भी इसमें कुछ दिया हुआ है। एक्सेप्शन क्या? अबेटमेंट जो है सुसाइड का ऑफ अ वुमेन मैरिड फॉर 7 years और लेस। मतलब क्या है कि एक महिला है, वो अगर शादी की कर चुकी है, शादी हुई है उसकी, और 7 साल से कम अगर उसकी शादी को हुए हैं, अगर वो जो महिला है वो सुसाइड करती है, तो फिर जो हस्बैंड है उसे सीधा चार्ज कर दिया जाएगा अबेटमेंट के लिए। ये डाउरी वगैरह जो होता था ना, उसके लिए ये लॉ बनाया गया था।
तो ये एक एक्सेप्शन यहाँ पर है, मतलब यहाँ पर इंटेंशन वगैरह नहीं देखा जाएगा हस्बैंड का क्या है। अगर सुसाइड करती है तो मतलब जो हस्बैंड है वो जिम्मेदार है। अगर शादी को 7 साल से कम हुए हैं तो, उससे ज्यादा हुए हैं तो फिर नहीं। ठीक है, फिर उसमें तहकीकात जो है वो सब कुछ किया जाएगा। अब यहाँ पर इंटेंशन जो है वो कैसे हम डिराइव कर सकते हैं, तो यहाँ पर अगर किसी इंसान ने गुस्से में, हैस्ट में, एंगर में अगर बोल भी दिया है कि जा तू मर जा, और अगर वो इंसान सुसाइड कर लेता है तो क्या वो अबेटमेंट रहेगा? बिल्कुल नहीं, ये नहीं रहने वाला है। तो जो गुस्से में बोली गई चीजें हैं वो यहाँ पर सीरियसली नहीं ली जाएगी। लेकिन अगर एक्चुअल में उसके इंटेंशन वही है कि हाँ इसने सुसाइड करना चाहिए, इसने सुसाइड करना चाहिए, इससे अपनी जान देनी चाहिए, उस तरीके से टॉर्चरिंग करो, उस तरीके से ये करो, तो उसे सुसाइड करना चाहिए, अगर ये सामने वाले के इंटेंशन है तो ही उसमें आ सकता है, नहीं तो उसमें नहीं आ सकता। अगर सामने वाले इंसान के मन में नहीं है कि सामने वाले इंसान सुसाइड करे, फिर उसको अमिटमेंट जो है उसमें नहीं कंसिडर किया जाएगा। अब यहाँ पर एक हम केस लेते हैं। सपोज एक पर्सन है, पर्सन ए वो बोलता है गो डाई, और पर्सन बी जो है वो वहां पर खुद को हैंग कर लेता है, मर जाता है। तो क्या यहाँ पर पर्सन ए जो है वो चार्ज किया जा सकता है अबेटमेंट में? जी नहीं, वो नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसने तो यहाँ पर गुस्से में बोल दिया ना, गुस्से में बोल दिया जा मर जा। अगर सामने वाला इंसान सही में कर रहा है तो फिर वो नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके इंटेंशन नहीं थे, वो तो उससे गुस्से में बस बोल दिया था। ठीक है, अब जो केसेस होते हैं उसमें देखा जाता है कि पर्सन ए जो है उसका जनरल बिहेवियर बी के तरफ कैसा था, उसका इंटेंशन जो है वो क्या था। यहाँ पर इंस्टिगेशन जो है वो यहाँ पर देखना पड़ता है कि वो कंटिन्यू रहना चाहिए, कि मतलब ऐसा नहीं कि एक बार किसी ने बोल दिया, गुस्से में बोल दिया कि जा मर जा, लेकिन वो मन में उसके कुछ और है कि नहीं तुम, मैं केयर करता हूँ, ये सब अगर है तो फिर उसमें अबेटमेंट नहीं लगेगा। एक इंसान है वो इंस्टेंट उसको करते रह रहा है, करते रह रहा है, करते रह रहा है, कंटिन्यूअसली इंस्टेंट करते रह रहा है कि नहीं मरना चाहिए, मरना चाहिए, मरना चाहिए, और जिसके मन में इंटेंशनल ये होता है वो उसको अलग तरीके का टॉर्चरिंग करता है। वह ऐसा नहीं होता है कि जा मर या फिर ये कर वो कर, ऐसा नहीं होता है, या फिर रूडली बोलना, ये होता है मोस्टली प्यार से बोलना। जो प्यार से बात कर रहा है लेकिन उसको डिप्रेशन में डालने की कोशिश करता जा रहा है, जिससे कि उसको जिंदगी में ऐसा लगे कुछ हो नहीं सकता और फिर वो सुसाइड जो है वो कर दे। तो यहाँ पर क्या है, कंटिन्यूटी जो है वो रहना चाहिए, कंटिन्यूअसली ओवर रीजनेबल पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पर इंस्टिगेशन जो है वो होते रहना चाहिए। ठीक है, और उसी के साथ साथ एडिशनली यहाँ पर जो इंसान की डेथ हुई है, अगर वो काफी सेंसिटिव पाया जाता है कंपेयर टू रीजनेबल पर्सन, तो फिर यहाँ पर अबेटमेंट का जो केस है काफी वीक हो जाता है। मतलब कि जिसकी डेथ हुई है अगर वो काफी ज्यादा सेंसिटिव है कि छोटे छोटे बोलने पर अगर वो सुसाइड कर ले, तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ए है और ये बी है। ए जो है ये काफी ज्यादा सेंसिटिव है, काफी सेंसिटिव है चीजों को लेकर, और बी ने गुस्से गुस्से में सिर्फ बोल दिया, तो बट ऑब्वियसली अगर सुसाइड कर लिया तो ये अबेटमेंट नहीं रहेगा। तो इसीलिए अगर ये काफी ज्यादा सेंसिटिव है ये इंसान के कंपैरिजन में, तो फिर ये इंसान का अबेटमेंट जो है वैसे ही वीक हो जाता है। ठीक है, ये भी चीज यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कौन कौन से आईपीसी सेक्शंस है, इसमें कॉग्निजिबल ऑफेंस कौन सा होता है, नॉन कंपाउंडेबल क्या होता है, नॉन वेलेबल क्या होता है, वो चीजें इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो चीजें हैं कि किसमें अबेटमेंट हो सकता है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग केस क्यों हो जाता है रिया चक्रवर्ती का, क्योंकि रिया चक्रवर्ती जो है ऐसा जिस तरीके से न्यूज चल रही है तो 6 दिन पहले ही छोड़कर गई थी, मतलब तब तक ही कंटिन्यूसली सुशांत सिंह के साथ थी। और जितने भी अलग अलग लोग बोल रहे हैं उसे यही पता चल रहा है सुशांत सिंह का बैंक बैलेंस वो खत्म कर दी जा रही थी। उसको जो मतलब दवाइयाँ वो खा रहा था मेंटल स्टेट से बाहर आने के लिए, वो भी दवाइयाँ जो है वो उसी का डॉक्टर था। तो इसलिए ये हो रहा है कि उसके साथ वो रह रही है, कंटिन्यूसली उसके साथ ऐसी चीजें हो रही होगी। और बैंक बैलेंस अगर हम देखें जो ऑलमोस्ट 50 करोड़ के आसपास था सुशांत सिंह का, 1 करोड़ के आसपास चला गया था। तो ये भी यहाँ पर जो कंडीशन है वो निकल रही है कि रिया चक्रवर्ती जो है हो सकता है कि वो अबेटमेंट के लिए फंसे। लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मर्डर भी है, तो ये जो मिस्ट्री है ये हमें आगे ही पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या है। अब नेक्स्ट यहाँ पर आता है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव क्या है। ये जो स्कीम लाई गई है हमने कई बार इसके बारे में चर्चा की, तो शॉर्ट में हम देखेंगे। बेसिकली प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि आप यहाँ पर प्रोडक्शन करो, आपको इंसेंटिव जो है प्रोवाइड किया जाएगा आत्मनिर्भर बनने के लिए, मेड इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए। ये चीज जो है हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सी चीजों के लिए है, मोबाइल फोन जो है वो बनाने के लिए, या फिर स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो है वो बनाने के लिए यहाँ पर जो इंसेंटिव्स है प्रोवाइड किए जाएंगे। मतलब अगर मेरा यहाँ पर प्रोडक्शन है, ठीक है, कोई मोबाइल फोन का, तो मुझे क्या किया जाएगा, प्रोडक्शन के लिए इंसेंटिव जो है दिए जाएंगे। ठीक है, ये चीज यहाँ पर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिससे कि मैं मोटिवेट हो जाऊँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, ये पार्ट एंड एक्शन पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक। आईटी मिनिस्ट्री जो है उन्होंने अप्रैल 1 को नोटिफाई किया कि यहाँ पर जो इंसेंटिव्स है प्रोवाइड किया जाएगा और 4 to 6% ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज, ठीक है, जिसका मैन्युफैक्चरिंग जो है मोबाइल फोन या फिर बाकी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट में देखने को मिलता है, जैसे कि ट्रांजिस्टर हो गया, डायट्स हो गए, इसमें हमें देखने को मिलता है उन्हें प्रोडक्शन रिलेटेड जो इंसेंटिव्स है दिए जाएंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है मोबाइल फोन्स में ये यहाँ पर हम कर सके, जिससे कि आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जहाँ पर हम काफी ज्यादा पीछे हैं, उसमें यहाँ पर क्या किया जा सके, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट की जा सके।
ठीक है। और उसी के साथ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स 40,995 करोड़ जो है ओवर द 5 ईयर्स इतने यहाँ पर दिए जाने वाले हैं। 4 to 6% इंसेंटिव जो है ये यहाँ पर इंक्रीमेंटल सेल के ऊपर दिए जाने वाले हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर अगर आप देखोगे अकॉर्डिंग टू स्कीम कंपनीज जो है मोबाइल फ़ोन जो बनाती है जो 15,000 से ऊपर सेल करती है, ठीक है, उन्हें यहाँ पर इंसेंटिव दिया जाएगा अप टू 6% इंक्रीमेंटल सेल पर। तो ये एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर हमें देखने को मिलती है जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर और एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि कौन सी कंपनी इसमें इंक्लूड की गई है, व्हाट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पर कंसिडर किया जा रहा है। तो जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है जिन जो इंडिया में है या फिर जो इंडिया में रजिस्टर कर रही है वो एलिजिबल है यहाँ पर स्कीम के लिए, ठीक है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जितनी भी इन्वेस्टमेंट है ऑल इन्वेस्टमेंट डन बाय द कंपनीज ऑन लैंड एंड बिल्डिंग जो प्रोजेक्ट के लिए हो रहा है वो यहाँ पर एलिजिबल जो है वो नहीं रहेंगे, विल नॉट बी कंसिडर फॉर एनी इंसेंटिव। ये भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 पॉइंट जो है सीधे ही 2 पॉइंट पर आ सकते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट दिस स्कीम। तो इसमें 2 पॉइंट दिए जा सकते हैं, दोनों पॉइंट यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम आते हैं मैप बेस्ड एक्सरसाइज पर। तो यहाँ पर जो इसका जवाब है वो है ओसाका जापान, ये हमें यहाँ पर जो जगह है वो देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा वीडियो खत्म होता है, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। जय हिंद।